हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। माइनर टेस्ट 5 आपका कंप्लीट हो गया है और बहुत ही आनंद के साथ आपने ये पेपर किया होगा। देखते हैं फटाफट से आंसर की मिलान करना है। और पहली बार ऐसा कर रहे हैं हम कि आपके पास जो पेपर है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मार्क करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत रहा, कौन सा सही रहा। अगर आप रेड पेन का उपयोग कर सकते हैं, अगर हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप जो प्रश्न आपने अटेंड किया था लेकिन गलत हुआ है तो रेड पेन से उसको इस तरह से मार्क करना है। और पेपर है जो वापस से जमा होंगे आपके नेक्स्ट डे ही, मतलब कि कल है जो आपको कोचिंग में जमा करवाने हैं पेपर। तो ये अगर काम कर लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बढ़िया फीडबैक मिल पाएगा। तो ऐसा प्रयास करेंगे और फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है अपना, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हो गया, एक तरीके से आपको यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम। तो सिनोनिम चाहिए यहाँ पर, पर्यायवाची चाहिए। तो शब्द है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का पर्यायवाची चाहिए। तो नन ऑफ दीज हो गया पहले ऑप्शन में। दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लेवर है, आउटसाइडर है और जिनाइन है। तो ऑथेंटिक को हम जिनाइन कहते हैं। ये शब्द है जो सुना हुआ होगा, सही किया होगा जरूर आपने। पहले क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। दूसरा है सेपरेट। अब सेपरेट का मतलब, ये सेपरेट शब्द भी आपने सुना होगा। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना या इस तरह से। तो इसके लिए इंटरडिपेंडेंट है, यूनाइट है, अनकनेक्टेड और सेम में से सी नंबर पे जो लग रहा है ऑप्शन है वो सही है। अनकनेक्टेड मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि क्या है, सेपरेट है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, वो सही है। और तीसरा है स्नूज। स्नूज शब्द आपने जरूर अलार्म वगैरह के समय, अलार्म जब भी बजता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है स्नूज का, तो जरूर ही देखा होगा और इसी कारण से आपने सही कर लिया होगा। स्नूज का मतलब होता है स्लीप। तो पहला ऑप्शन यानी तीसरे में ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है मतलब आपको विलोम शब्द बताना है। और विलोम शब्द बताना है तो सिनोनिम वाले तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको ये चीज भी समझनी है बहुत अच्छे से कि विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको पता लगाना है। अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया हार्मलेस। हार्मलेस शब्द है, इसका विलोम शब्द पूछा गया है। तो हार्मलेस का मतलब हो गया किसी तरह की कोई नुकसान नहीं करता है। तो हार्मलेस का उल्टा हो जाएगा डार्क, लाइट, शेलो और डेंजरस। ये हो गया कि जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो डेंजरस का मतलब खतरनाक, यानी नुकसान पहुंचाता है। तो सी ऑप्शन चौथे में सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जरूर ही मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, अर्बन का आपने कर लिया होगा, रूरल बिल्कुल सही है। और छठा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का उल्टा देखना है, विलोम देखना है आपको। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, एक तरीके से बनाया हुआ, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, आर्टिफिशियल का उल्टा हो जाएगा नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो अवेलेबल है वो। तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर। सातवां है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जिस शब्द की स्पेलिंग सही है वो आपको ढूंढना है। स्पेलिंग वाला अलग से टॉपिक है, 3 क्वेश्चन इसके भी इसमें शामिल किए गए थे। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है डिफरेंस। और वैसे डिफरेंस ही है सब में ही, लेकिन सही स्पेलिंग कौन सी है ये आपको पता लगाना है। तो स्पेलिंग होती है डिफरेंस की DEFERENCE, यानी कि पहला ऑप्शन है वो ही इसका सही उत्तर है, डिफरेंस की स्पेलिंग। बाकी सब में जो गलत दे रखा है, बोलने में थोड़ा सा हम बोलते हैं डिफरेंस या इस तरह से, तो लग सकता है हमें एग्जाम के लिए जो आपको इस तरह के शब्दों को 100-200 शब्दों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और आगे वापस से प्रश्न यही पूछा गया है, स्पेलिंग इज रॉन्ग मतलब कि कौन सी स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है। तो यहाँ पर देखो, रिफ्यूज मना करना सही है, रिप्यूट सही है, और डिस्प्यूट लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्प्यूट में आना चाहिए था आई लेकिन लिखा हुआ है ई। इस कारण से सी वाला ऑप्शन है जो सही हो गया, बाकी कंफ्यूज है वो भी सही है। नौवां क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग, यानी कि 3 क्वेश्चन होने चाहिए, तो यहाँ पर भी गलत स्पेलिंग ही ढूंढनी है आपको। और स्पेलिंग गलत दे रखी हैं, फेमिलियर सही है, सीमेर सही है, हेमर सही है, कुछ नहीं। ये स्पेलिंग जब भी अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो कुछ को लग सकता है ऐसा। बाकी यहाँ पर जो स्पेलिंग दे रखी है गलत वो दे रखी है ग्रामर की, इस कारण आपने सही कर ली होगी, क्योंकि जब भी ये शब्द हैं जो बहुत बार आपने जो सुना होगा जरूर, और इसी कारण हम ज़्यादातर है जो प्रश्नों को सही भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो गलत आ रहा है वो ई आ रहा है, इसकी जगह ए होना चाहिए था यहाँ पर, और फिर वो सही हो जाता। तो
9 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, 90 में डी ऑप्शन है जो सही है। फिर 10वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यू यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप है, भूकंप की पढ़ाई अगर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो सिस्मोग्राफ होता है, उसको याद रख के और आपने इसको सही कर लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सही ऑप्शन है वो बी वाला है, सिस्मोलॉजी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है 10वें में। और 11वां क्वेश्चन है, बेड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो कैलीग्राफी कहलाती है, अगर बुरी है तो क्या कहलाएगी? कैकोग्राफी कहलाएगी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है अपना। 12वां क्वेश्चन है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड। भगवान में विश्वास नहीं करता, एथिस्ट कहते हैं उसको, तो ये जरूर याद रहा होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, इसका उल्टा हो जाएगा थिस्ट। और ये जो प्रश्न हमें पूछा गया था, मतलब वन वर्ड पूछा गया था, वो है जो एथिस्ट होगा इसका आंसर। अब आगे डायरेक्शन है, चूज द फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब कि आपको फॉर्म का पता लगाना है। तो देखते हैं, पहला वाक्य मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया। पसंदीदा फुटबॉलर का नाम लिखा हुआ है, सुनील छेत्री स्लिप्ड व्हाइल ही, और आगे लिखा हुआ है फुटबॉल। और क्या आएगा? तो पहला ही ऑप्शन सही है, वाज प्लेइंग। तो यहाँ पर वाइल शब्द है, इसके आधार पे आपको पता लगाना था कि इसमें जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और ही है, तो उसके साथ वाज, फिर वर्ब में आईएनजी, तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। वाइल का मतलब हो गया के दौरान। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द फॉर्म टेंस। वही टेंस की फॉर्म ही पता लगानी है हमें। और वाक्य है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, द पुलिस केम। केम का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ, इनटू ऑल द एविडेंस। तो जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो फिर वहाँ सेकंड फॉर्म ही वापस आएगी, यानी कि यहाँ पर सही आना चाहिए लुक्ड। पुलिस आई और देखा, इस तरह से हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन सही है 14वें में। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, वही टेंस से रिलेटेड ही है। ही फिर खालिस्तान है, वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। कुल मिलाकर यहाँ से पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि ये मामला है जो कहाँ से रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। ये तो कट हो गया, ये भी हट गया। और इज अलवेज, अलवेज जब लिख रहे हैं तो वहां पर इज की आवश्यकता नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन है जो इसमें सही है, अलवेज स्पीक्स। He always speaks very little when there are strangers present। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, when का मतलब जब होता है, और ये पास्ट टेंस में भी पहचान में हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो क्रियाएं जो बार बार उसके द्वारा दोहराई जाती हैं, इस कारण से यहाँ आर आया है, और इसी आधार पे हमने always speaks लिखा है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, खालिस्तान भरना है, मतलब डिटर्मिनर से। चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, ए, एनी, नन ऑफ द अबव, सम। तो यहाँ पर तो देखते ही पता चल रहा है, सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, 140 प्लस, है ना, प्रतिभाशाली। तो सम आ जाएगा, कुछ तो होते हैं निश्चित रूप से। तो पहला ऑप्शन 16 में सही है। इट प्रोबेबली टुक मी, फिर खालिस्तान, ओवर टू रिकवर फ्रॉम awkwardness of acknowledging out loud that I was doing। तो यहाँ पर 3 खाली स्थान एक ही प्रश्न में है 17 नंबर में। और सबसे पहले देखते हैं, जैसे ओवर है तो इसको हम पढ़ते हैं उस समय इस तरह से पढ़ते हैं, ओ बोलते हैं, तो इसके आगे तो आ जाएगा एन, यानी कि एन लिखना चाहिए। और ये हो गई एक तरीके से विशेषता हो गई, तो इससे पहले हमें लिखना चाहिए द एक्वर्डनेस। एक्नॉलेजिंग आउट लाउड दैट आई वाज डूइंग ए आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा ए गुड जॉब, आई वाज डूइंग ए गुड जॉब। तो समझ में आ गया होगा, और उस आधार पे आपने सही कर लिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहिए था एन, द और ए, एन, द और ए, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर यू आ रहा है, इस आधार पर चूक सकते हैं शायद तक, इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए ए यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजर्स विल गिव यू ए सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा आपको लगा होगा, लेकिन जब देखा होगा प्रश्न को पूरे को तो फिर कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि क्या करना था यहाँ पर।
और यहाँ पर हमें क्या करना था, पैसिव वॉइस चेंज करना था, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना था। तो एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में, वैसे एग्जाम ही था ये, निश्चित रूप से यहाँ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए थे लेकिन मिस हो गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब अपना 19 है, इसका आंसर देखना है। द ऑर्गेनाइजर विल गिव यू ए सर्टिफिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया कुल मिला के ए सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आना चाहिए ए सर्टिफिकेट, और केवल पहले में ही ए सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, बाकी में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि बाकी तो ऑटोमेटिक हट गए, यानी पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही आंसर है। अब देख लेते हैं नियम फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं इसमें। ए सर्टिफिकेट, फिर विल का विल, और अगर मॉडल्स यूज होते हैं तो बी लगता है, तो बी हो गया। थर्ड फॉर्म आती है गिवन हो गया, टू यू हो गया, और बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही है, पहला है जो ऑप्शन 19वें में सही है। फिर 20वां क्वेश्चन है, और 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया ऑफ द, एक सेब में है जो 100 मिलियन से ज़्यादा है जो काम के बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है अगर आपके पास एप्पल रहती है रोज तो। ठीक बात है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर आना चाहिए अपने पास, ऑब्जेक्ट बनेगा अपना, पूरा का बैक्टीरिया नहीं बनेगा यूजफुल मिलियन, लगभग यहाँ से पूरा का पूरा है जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपना। तो सबसे पहले आना चाहिए अबाउट, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो लास्ट वालों में है, तो किसी एक आधार पे है, वो थोड़ा सा अलग होगा। देखते हैं किस आधार पे अलग दे रखा है इसको। अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया, बिल्कुल यहाँ तक है जो एकदम सही है। फिर टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर कैरीज मतलब कि प्रेजेंट टेंस है तो सही है। थर्ड फॉर्म सही है, बाई एन एप्पल, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन ही इसका आंसर है। अब लास्ट वाले ऑप्शन में है जो क्या आंसर मतलब अलग है, तो यहाँ पर बीइंग शब्द लिया गया था काम में, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बीइंग का उपयोग जब भी हम करते हैं जबकि जो पैसिव एक्टिव वॉइस होता है उसमें वर्ब के साथ क्या हो, आईएनजी हो, तब जाके उपयोग करना होता है। तो फिर सी ऑप्शन इसमें सही है। 21वां क्वेश्चन है, टुडे आई अकॉम्प्लिश्ड माई टास्क सक्सेसफुली, क्या बात है, बढ़िया बात है ये तो, आज है जो पूरा काम हो गया कंप्लीट जैसे। टुडे माई टास्क इज, तो देखते हैं, वैसे टुडे है शब्द तो सभी जगह टुडे आ गया है, तो फिर तो इसके आधार पे तो हम तय कर नहीं सकते, और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो माई टास्क हो जाएगा यहाँ पर। तो माई टास्क यहाँ पर दे रखा है एक कम्प्लीट, ई डी आ रहा मतलब पास्ट टेंस, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस आधार पे टुडे माई टास्क वाज अकॉम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, और बाय मी, माई टास्क है इसी कारण बाय मी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण उसको हटा दिया था, बाकी सब में बैठा रखा था तो कहीं ये समस्या तो आपके आनी नहीं थी, केवल आपको इस शब्द के आधार पे हेल्पिंग वर्ब का सही चयन करना था, और फिर वो प्रश्न आपका सही हो गया होगा। 22वां क्वेश्चन है, और 22वें में जब प्रश्न देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है नरेशन वाला टॉपिक, मतलब कि आपको रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दे रखा है इनडायरेक्ट पता लगाना है, या इनडायरेक्ट दे रखा है डायरेक्ट का पता लगाना है। तो 22वां क्वेश्चन है, और 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है, रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो सबसे पहले रीता सेड ही आना चाहिए, तो ये तो हट गया यहाँ से, और सेड का सेड आना चाहिए, सेड है सब में। फिर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में जो सामान्य वाक्य हैं तो देट आना चाहिए, और यहाँ पर जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर देट नहीं है, यहाँ पर भी देट नहीं है। अब जो सही आंसर हो सकता है वो सही आंसर एक ही बच गया है क्योंकि ये पहले कट चुका था, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है जो सही है, रीता सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर आई है वो किसके लिए आया था, रीता के लिए, वो जो सन वाला नियम है ये याद होगा, इसके आधार पे कर लिया होगा। सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंट्स ऑफ थेफ्ट सेड अनिल, अनिल ने कहा कि भाई गाड़ी है, सलाह दी है एक तरीके से, शुड जब भी आता है तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर सलाह है,
और सलाह को अंग्रेजी में कहते हैं एडवाइस। तो एडवाइस शब्द सीधा ही देखना चाहिए हमें, यहाँ पर मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन है जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पूरा देखते हैं इसको हम कि क्या कहानी है इसकी। Anil advised me that I should lock my car as there had been some instances of theft। तो जब भी इस तरह से हैव बीन आता है तो उसको चेंज करते हैं, हैड बीन ये हो गया है। बाकी जनरल सेंटेंस है तो दैट हम लगाते ही हैं और बाकी चीजें ठीक हैं। चलो 24वां क्वेश्चन है, मेजर चौधरी सेड टू द एस्पिरेंट्स डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है, उसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे हम तो कुल मिलाकर लास्ट में एक तो प्रश्नवाचक है, ये ध्यान रखना है। इसके आधार पे भी ये टोल्ड हट जाएगा, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड ही हट जाएगा, आस्क्ड ही आना चाहिए यहाँ। और बाकी सब हैं उसमें देखते हैं। मुझे लग रहा है कि दो हैं जो सेम ही आ रहे हैं। मेजर चौधरी आस्क्ड द एस्पिरेंट्स वेदर एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। एक में लिखा हुआ, बी वाले में लिखा हुआ अंडरस्टैंड्स, और जो सी वाला ऑप्शन है उसमें है अंडरस्टूड। और अंडरस्टैंड यहाँ पर टेंस के आधार पर, यहाँ सेड है मतलब टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा मतलब नेक्स्ट में जाएगा, तो से ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म में आएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर था। बाकी सब चीज़ें एकदम सही है, सेम है, लेकिन केवल और केवल वर्ब है उसको चेंज नहीं किया है, मतलब क्रिया है उसका टेंस चेंज नहीं किया इस कारण। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर। 25वां है, व्हाट विल बी द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑफेंस। तो एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई है, ये है आपका पार्ट ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है, और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे 5-6 चीज़ें पढ़ते हैं हम, नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो पार्ट ऑफ स्पीच वाला टॉपिक अगर आपने ठीक ठाक देख लिया तो वहाँ से आपने जो बहुत बढ़िया नंबर है जो ला सकते हैं। ऑफेंस से क्या एडजेक्टिव बन सकता है, तो ऑफेंसिव बनेगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और 26वां है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ड गिवन अंडरलाइन द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। केयरफुली है और केयरफुली है, उसका यहाँ पर क्या, केयरफुली शब्द है ना, आपको पता लगाना कि वो किस प्रकार की एडवर्ब है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब, तो किस तरह की एडवर्ब है उसका आपको पता लगाना था 26वें में। तो एक तरीके से आप जो केयरफुली का मतलब हो गया, ड्राइव केयरफुली यानी ध्यान रखते हो, ध्यान रखते हो तो आपके मैनर्स अच्छे हैं, तो मैनर सही आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सवाईपुर इज द लार्जेस्ट ग्राम पंचायत इन कोडरी, द वर्ड लार्जेस्ट इज। तो ये लार्जेस्ट शब्द हैं, ये आपको क्या बता रहा है ये पूछा है, तो विशेषण हो गया एक तो एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। फिर 28वां है, इट इज बी कमिंग टू फाइंड ए जॉब। तो फाइंड ए जॉब, इट इज बी कमिंग, आजकल बेरोजगारी की हालत खराब है तो इस कारण से, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हार्डर एंड हार्डर, मतलब दिनों दिन जो कठिन होता जा रहा है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। और नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच इज। मच का क्या होता है, तो मच का तो मोर हो जाएगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है जो सही है। द ब्रह्मपुत्र इज द, तो इसमें आ जाएगा सभी में सबसे टॉप है तो लॉन्गेस्ट आ जाएगा, यानी दो में अगर तुलना होती तो मोर देन और इस तरह आता, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट आएगा क्योंकि सभी ऑल रिवर इन इंडिया हो गई बात, तो फिर लॉन्गेस्ट। तो ये अंग्रेजी के प्रश्न हमने देखे थे टोटल 30 क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि सरल नहीं थे, सरलतम प्रश्न चुने थे मैंने। और अंग्रेजी के आपके 10 टॉपिक का आपने शानदार रिवीजन भी कर लिया, और वहाँ से जो हर एक टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन है जो रखने का टारगेट लिया था मैंने एक तरीके से, तो पूरे टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगले टेस्ट से ही आपका जो टीचिंग मेथड वगैरह हैं वो चीज़ें शुरू हो जाएगी, तो ग्रामर को अभी जैसे आपने अभी आज पेपर हल कर लिया है, अगर ठीक ठाक समय मिलता है तो एक बार अभी 1-2 दिन 3 दिन आप रिवाइज कर लें, और उसके बाद टीचिंग मेथड वगैरह आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अभी साइकोलॉजी की क्वेश्चन है 31 से लेकर। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करना अधिगम है। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है, बहुत अच्छे से आपने याद कर रखी होगी। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटना है। असंगत का मतलब हो गया ऐसा जो इसमें शामिल नहीं है। तो अधिगम की शुरुआत अभिप्रेरणा को मानते ही है, सही है। अभिप्रेरणा के बाद अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण इच्छा शक्ति, बिल्कुल सही है।
अभी प्रेरणा है वो तो राजमार्ग है, उसके बाद इच्छा शक्ति और बाकी सब चीजें आएगी। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल। थकान, बीमारियों, परिपक्वता से हुए परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि अस्थायी परिवर्तन है वो तो क्या कहलाते हैं, अधिगम नहीं कहलाते हैं, स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। और थकान के कारण, बीमारी के कारण या परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो फिर डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। डी ऑप्शन असंगत है, सही का मतलब बात तो गलत लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था असंगत का, इसी कारण ये सही है। आगे 33वां क्वेश्चन है, और 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे के दूर जाने पर माँ द्वारा उसकी फोटो के साथ बातचीत करना, उपयुक्त कथन अधिगम का कौन सा नियम इस पे लागू होगा। तो ये लागू होगा साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य कहेंगे इसको हम। फोटो के साथ बातचीत करना मतलब कि एक तरीके से साहचर्य की बात यहाँ पर आई है, साहचर्य में भी परिवर्तन। फिर 34वां क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। निम्न कथन किस अधिगम सिद्धांत का आधार वाक्य है। कुल मिलाकर ये आवश्यकता पूर्ति मतलब प्रबलन सिद्धांत, शब्द से पता लगा सकते हैं आराम से। पहला ही जो ऑप्शन है वो 34वें में सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है सूज का सिद्धांत, कॉलर जानते ही हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, काफी सारे प्रयोग किए थे इन्होंने। और ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए बेहतर शानदार सिद्धांत साबित हो सकता है, इस तरह की बात भी कॉलर ने कही थी। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं संरचनात्मक निर्मितवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, जिनका प्रसिद्ध कथन है विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। एक तरीके से जेरोम ब्रूनर ने ये बात कह के और थोड़ा सा कुछ पहले से चली आ रही बातें हैं उनको चैलेंज किया था एक तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, जेरोम ब्रूनर ये बात कर रहे हैं। संरचनात्मक निर्मितवाद सिद्धांत इसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है प्रेक्षण, हाँ प्रेक्षण शब्द है, प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा ही है। प्रेक्षण पक्का याद रखना है। प्रेक्षण के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं, तो मतलब कि जनक कौन है, तो प्रेक्षण के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडुरा, बांडुरा भी कहते हैं अपने आप, बंडूरा जो भी शब्द, क्योंकि अंग्रेजी का हिंदी में प्रोनाउंस थोड़ा सा चेंज आता है। 38वां क्वेश्चन है, 38वें क्वेश्चन में हमसे पूछा असुमेलित छांटना है, अधिगम सोपान है, केवने ने दिए थे सही है। अनुभवजन्य शिक्षा जॉन डीवी, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। संरचनात्मक निर्मितवाद ये अभी हम पढ़ के आए हैं बंडूरा का, तो फिर यहाँ पर जो दे रखा है डी वाला ऑप्शन ये गलत है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्राइड का है मनोविश्लेषणवाद, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं हम 40वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, मतलब उसका जो माइंड है वो चिंतन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, 11 से 16 वर्ष की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको नाम दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, और ये आपको याद रखना है। 41 नंबर पे क्वेश्चन है, 5 वर्ष का सचिन अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, सचिन शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है और कुछ देर की शांति के बाद वापस से बिजली कड़कती है। सचिन बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। सचिन का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, कुल मिलाकर ये पूछा गया है। बहुत घुमाया है इसको, लेकिन वही एक वो जो आवाज आती है घंटी की और फिर लहर आने लग जाती है, तो फिर इसको हम कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। थोड़ा सा अलग उदाहरण दे दिया लेकिन वही है। आगे 42वां क्वेश्चन है, 42वां है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसको हम कहते हैं इदम। कक्षा 5 का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, अनुबंधन हो गया कुल मिला के उसका, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, और किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। कुल मिला के संशोधित कर लिया जाता है मतलब एडजस्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे समायोजन। आगे हैं स्थानांतरण, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा, दूसरी स्थिति वाली बात करते हैं सोरेनसन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 46, और 46 में हमसे पूछा गया है अवधारणा मानचित्रण या संकल्पना नक्शा का
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोसेफ डी नोवेक के द्वारा प्रयोग किया गया था अवधारणा मानचित्रण का। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। 47 में हमसे पूछा गया है, इस उपागम में छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या प्रदान की जाती है जिसका समाधान वे स्वयं चर्चा करके निकाल देता। शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, अनुदेशक के रूप में ही रह जाती है और ऐसे वातावरण का निर्माण करना बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, जो एनसीएफ 2005 का आधार है। तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत होती है ये चीज। आगे 48 पे है, सामाजिक निर्मितवाद के बारे में पूछा गया है, तो सीधा ही लेव वाइगोत्स्की कर लेना चाहिए। पढ़ लेते हैं पूरा क्या है। निर्मितवाद के प्रतिपादक जिनका कथन है, मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मन एवं एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित जो वयस्क एवं बच्चों की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिपादक है होता है कि प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की, ये याद रखना है। आगे 49 है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था की विशेषता है? सबसे पहले दे रखा है, देखो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का गुण की बात की गई है, तो ज्ञानात्मक या संवेदीपेशीय अवस्था, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 50वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपान में अध्यापक को देखकर बच्चों का चुप हो जाना किस अधिगम का उदाहरण है? क्या बात है, संकेत अधिगम कहेंगे इसको। 51 में पूछा गया है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन के गुण होना, जैसे सूर्य बादलों से नाराज है, सूर्य आज उदास है आदि, किस विशेषता है? तो इसको सजीववाद कहेंगे हम। जैसे यहाँ पर जीवन के गुण की बात की गई है तो सजीववाद। आगे 52वां क्वेश्चन है और 52वें क्वेश्चन में पूछा गया है, नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना तथा वॉलीबॉल खेलने वाले को फुटबॉल खेलना। तो एक तरीके से ये तो वहाँ यूज नहीं हो रहा सीधा सीधा, जैसे साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाता तो फिर वो लगभग थोड़ा कह सकते थे हम पॉजिटिव। तो यहाँ पर 52वें में जो सही आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा नकारात्मक या नेगेटिव, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 53 है, बालक श्याम पट पर लिखे अक्षरों में शब्दों को बिल्कुल समझ नहीं पाता तथा ऊपर नीचे लिखे हुए शब्द उसको प्रतीत होते हैं, तो ये कौन सी है? हाइपरलेक्सिया कहते हैं जिसको, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हाइपरलेक्सिया। आगे है 54वां प्रश्न है अपना और इसमें पूछा गया है, अधिगम वक्र जिसमें शुरुआत में सीखने की गति धीमी तब बाद में गति तेज हो जाती है और उसको हम क्या कहेंगे? तो शुरू में तो गति धीमी है, तेज हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो वर्धमान वक्र है, धनात्मक है या पॉजिटिव है। आगे है 55वां क्वेश्चन अपना, निम्न में व्यवहारवादी विचारक कौन है? तो वाटसन है, जिंदाबाद, शाइनिंग स्टार, 20वीं सदी का शाइनिंग स्टार। 56वां क्वेश्चन है, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके और अपना तनाव कम करता है, तो इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? स्थानापन्न समायोजन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, तो युक्तिकरण हो गया, एक तरीके से आप तरकीब लड़ा रहे हो। नींबू मीठे हैं, बहाने बनाना, अनुचित बात को उचित स्थापित करना, नौकरी उसके योग्य नहीं है, ये सारी चीजें युक्तिकरण के अंतर्गत आती है। 58वां क्वेश्चन है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये बात कही थी स्किनर ने। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, स्किनर, तो अच्छे से याद रखना है। 59, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे से याद रखना का मतलब, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, केवल चेक कर लेना है, और याद नहीं है तब याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से प्राथमिक मनोरचनाओं में कौन है जिसको शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ प्रक्षेपण है वो मनोरचना के अंतर्गत नहीं आएगा, प्रतिगमन, उदात्तीकरण और युक्तिकरण मनोरचना में शामिल होता है। 60वां क्वेश्चन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमसे पूछा गया है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची, आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लग गया है। तो ये हो गया एक तरीके से, ये उदाहरण हो गया उद्दीपक सामान्यीकरण, क्योंकि वो रंग है जो थोड़ा सा वहां पर उसको दिमाग में छप गया, ऐसे कह सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, पिछली बार से थोड़ा सा पेपर है उसका स्तर है जो सरल रखा गया था, तो आराम से आपने कर लिया होंगे प्रश्न। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं अलग से आपको हर सेगमेंट वाइज लिखने हैं, इसी के लिए ये जो स्पेस है आपने पेपर में देखा होगा, पेपर में थोड़ा सा आपको स्पेस मिला होगा, तो वो इसी के लिए है कि वहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर पाएँ कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं, इतने गलत हैं, और जो गलत हैं उनको स्पेशली मार्क आप कर ही रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं 61वां क्वेश्चन, मतलब कि इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट है, वहाँ से पहला क्वेश्चन, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी, जनवरी 82 की बात है, तो
डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भी है और जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों में है ना, 76 है, वो दोनों में शामिल है, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्राथमिक मार्गों के प्रदर्शित चिन्ह है किस आयत में बनाए जाते हैं? तो ये हरे 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 यानी कि हरे आयत यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक मार्गों की बात कर रहे हैं तो हरे मार्ग। आगे 64 है। 64 में हमसे पूछा गया है निम्न सुरक्षा चेन का क्या नाम है? तो चेन तो बना हुआ है नहीं, तो थोड़ा सा मैं बना के और बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ रहता है, मतलब चलते हुए एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ रहता है और फिर उसको इस तरह से निषिद्ध कर रखा होता है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो देना था आपका, कुल मिलाकर पैदल चलना है जो वो निषेध बता रहा था। पेपर में जरूर ये प्रिंट था, यहाँ पर फॉन्ट चेंज किया तो इसके कारण है जो ये चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ फोटो और वहाँ पर व्यक्ति है उसको काट रखा था एक तरीके से, मतलब क्रॉस कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में, वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो आपने पहले क्या सभी व्यस्तम और लंबा ये याद कर रखा था, लेकिन अब चेंज हो गया है तो अब आपको याद रखना है 52। त्रिभुजों में यातायात चिन्ह का आधारभूत प्रकरण किसकी जानकारी देता है? चेतावनी दे, त्रिभुजों में अगर बनाया जाता है जैसे इस तरह, तो फिर वो है जो किसके लिए होता है? कुल मिला के चेतावनी के लिए होता है। इस तरह से आपको ये आधारभूत प्रकार है वो चेतावनी का होता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो गया आपका। और नेक्स्ट 67 है ब्रॉड गेज का दूसरा नाम। उसी ब्रॉड गेज को ही हम यूनी गेज के नाम से भी जानते हैं, यानी पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। 68 है उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 है एक गांव की सीमा को दूसरे गांव की सीमा से जोड़ने वाली सड़क को हम क्या कहते हैं? तो एक गांव को दूसरे गांव से संपर्क करवा रही है तो संपर्क सड़क है वो। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से अगर भेजा है आपने तो उसको इलेक्ट्रिक मेल या ईमेल के नाम से जानते हैं। 71 में पूछा गया है सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन किसे बताती हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है पीली लाइन को पार करना बैन है, प्रतिबंधित है। पीली लाइन को पार करके और आप इधर उधर नहीं जा सकते। आगे है निम्न चिन्ह प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर भी एक चिन्ह बना हुआ था लेकिन वो चिन्ह जो तो नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूँ। इस तरह का आपने पेपर में देखा होगा, इस तरह का चिन्ह है जो देखा होगा, तो वहाँ पार्किंग जहाँ नहीं करनी होती है वहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ रहता है, तो आपको याद रखना है इसको, पार्किंग निषेध का चिन्ह है ये। आगे 73 में राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को इसका उद्घाटन माना जाता है। आगे है राज्य में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर हैं? तो सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, पहला ऑप्शन 74 में सही है। 75 है राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1874 में रेल सेवा शुरू हुई थी। चौराहों पर बने पैदल पार पथ क्या कहलाते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं पैदल पार पथ को। इस तरह की लाइनें उसमें खींची हुई रहती है उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। 77 में पूछा गया है कौन सा कथन है वो गलत है, सही नहीं है मतलब। तो पहला क्या है? लाल बत्ती पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ को पार करके नहीं रुकना, पहले रुकना, मतलब पहला ही ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो बाकी तीनों है वो एक तरीके से एज ए नोट्स आपको सही से याद रखने हैं, समझने हैं। हरी बत्ती उचित लेन में चलते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पीली बत्ती धीमे सावधानी पूर्वक देख कर चलो, मतलब। फ्लैशिंग लाल बत्ती है जो स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके वह तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। फ्लैशिंग का मतलब हो गया वो जो फ्लक्चुएट होती है। आगे है निम्न में से असुमेलित को छांटिए। 78 में वापस से हमें असुमेलित या गलत है उसको छांटना। संकेत जो आदेश देते हैं बिल्कुल ठीक है। संकेत जो चेतावनी देते हैं, गोला अभी पढ़ के आए हम, त्रिभुजाकार सही है। संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं आयताकार, बिल्कुल ठीक है। संकेत जो विश्राम गृह की जानकारी देते हैं, विश्राम गृह की जानकारी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया अपना कौन सा, मतलब असुमेलित या गलत ऑप्शन है ये, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व देखरेख करती हैं कौन सी सरकार के द्वारा? राष्ट्रीय राजमार्ग, पता ही चल रहा है वैसे, राष्ट्रीय हो गया मतलब केंद्र सरकार।
80 नंबर का प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कौन सा है? सामरिक दृष्टि से है जो जोधपुर का हवाई अड्डा, यहाँ जितने नाम रहे कोटा, उदयपुर, जयपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया जोधपुर। कारण क्यों है? क्योंकि इसके पास में कांजर देश है। आगे हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कौन सा शहर स्थित है? ये पूछा गया है। तो 12 पर जयपुर, बूंदी और झालावाड़। बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन है जो इसमें सही है। और 82 में है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा रेलवे मंडल है जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे में शामिल नहीं किया जाता है? तो एक ही है, कोटा है, वो थोड़ा सा क्या पूरा ही अलग है। कोटा रेलवे मंडल है, वो जबलपुर वाले में आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हैं, सावर का तैयब, जूनिया का चांद, जालम जी, माधव जी आदि चित्रकार कहाँ से संबंधित हैं? ये थोड़ा सा ये नाम है, इनको अगर थोड़ा देखें तो अजमेर शैली से रिलेटेड है ये। वैसे अगर बहुत टफ माना जाए इस प्रश्न को तो भी हम मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली राजस्थान जीके वगैरह में पढ़ते हैं तो इतने ज़्यादा नाम नहीं आते हैं। अब आप इसको ऐड कर लेना, अगर आपके पास जो उपलब्ध नोट्स हैं उसमें नहीं है नाम तो। आगे, अजारा की ओवरी जरूर आपका बिल्कुल सही हो गया होगा, देवगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड है ये। आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म युग्म होना चाहिए, युग्म सही सुमेलित नहीं है उसको पूछा गया है। मतलब एक है जो गलत दे रखा होगा। तो यहाँ चेतराम की हवेली सीकर में सही है, बागोर की हवेली उदयपुर में सही है, नटानियों की हवेली यहाँ पर टोंक में दे रखी है, नटानियों की हवेली जो टोंक में नहीं है। राम निवास गोयनका की हवेली है वो चूरू में है, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ समय तक यहाँ पर शब्द हैं, उसमें आप थोड़े उलझ भी सकते हैं, क्योंकि आपने एक तो सुना होगा वो नटनी का चबूतरा। तो चबूतरा अगर पूछ लेते हैं तो फिर आपको सही करना रहता है उदयपुर। और अगर इस तरह का शब्द आ जाए एग्जाम में, नटनियों की हवेली, तो ये इस तरह की जो हवेलियां हैं, जिसे पढ़ा भी होगा, एक ख्वास जी की, पुरोहित जी की, दाबाई जी की, नाना जी की, रत्नाकर जी, ऐसे फॉर्मूला बना के याद किया होगा। तो ये सब है जो कहाँ पर है, जयपुर में है। और यहाँ क्या दे दिया था, टोंक, इस कारण से जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें असुमेलित युग्म हो गया। आगे 86 नंबर जो क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है हमसे, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है उसको गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर माना जाता है? तो याद रखना, किराड़ू बाड़मेर में है। आगे है, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार तुलसी नागौर, सही है, डी वाला ऑप्शन। आगे है, मूंग का आखा और रत चनन बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण जिसमें रत्यावड़ी यानी कि गांठ कुमड़े नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है, बाजरिया बोलते हैं उसको, बाजरिया या बाजरिया जो भी है। आगे है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन, बिलोड़ा से रिलेटेड है, नादना वस्त्र कहते हैं जिसको। और इसका यानी कि जो इन्वायरमेंट स्टडीज हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में है, और दीवान शाह की दरगाह भगवानपुरा में नहीं है, सत्तर पीर बाबा नरहड़ में सही है, ख्वाजा फकरुद्दीन है वो सरवाड़ में सही है। तो फिर दिमाग में ये आएगा आपके कि दीवान शाह की कहाँ है, तो बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं, चित्तौड़ में एक कस्बा है कपासन, और यहाँ पर जो दरगाह है वो दीवान शाह की दरगाह है, तो फिर याद रखना है भगवानपुरा में नहीं है। ये हो गए आपके इन्वायरमेंट वाले 30 क्वेश्चन और देखे हमने। इसमें भी आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल है उसको लिख लेना है। अब बात कर रहे हैं हम हिंदी के प्रश्नों की, और हिंदी के प्रश्नों में भी प्रश्नों का जो थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन रखा था वो थोड़ा सा अलग है इस बार, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 वाला काम नहीं होता, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है जो 1 2 3 4 का काम है। तो देखते हैं, जैसे पहला यानी कि हिंदी का पहला 91 अपने ओला और पेपर में, रीट की परीक्षा कब होगी, अर्थ के आधार पे कैसा है, तो कब होगी, आगे प्रश्नवाचक लगा हुआ, तो ये आपने कर लिया होगा कौन सा है, तो प्रश्नवाचक। फिर अगला है, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी कि अंग अगर पूछा जाए तो 2 होते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला तो है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। बहुत अच्छे से आपने ये पढ़ रखा होगा, कर लिया होगा सही, फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ और कोई चीज़ नहीं इस कारण।
और आगे वाक्य के मुख्य घटक पूछा गया है। अब घटक भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। एग्जाम में इस तरह से सीरियल वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका सेम आंसर हो, तो ये थोड़ा सा आपको रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पर सही है 2, और उसमें कौन कौन होते हैं, तो एक तो कर्ता होता है और एक होता है क्रिया। तो 2 होते हैं कुल मिला के घटक, और कर्ता और क्रिया उनका नाम है। आगे है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है उसे आप किस प्रकार का वाक्य कहेंगे। तो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय आपने सरल वाक्य में याद कर रखा होगा। आगे हैं, कालू और राजू दोनों जयपुर गए, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें कुछ जब हम पढ़ते हैं तो उस समय और पढ़ते हैं, और के आधार पे हैं जो हम गड़बड़ कर सकते हैं, ये साधारण वाक्य के अंतर्गत ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे होता अगर कि कालू जयपुर गया और राजू कोटा गया, तो फिर वहां पर हम मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य की बात कर सकते थे। आगे 96 है, और 96 में संयुक्त वाक्य पूछा गया हमसे। संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो जब बच्चे ने दूध पिया तब बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चे ने दूध पिया कि वह सो गया, बच्चे ने दूध पिया और सो गया। ये है जो एक तरीके से कौन सा वाक्य है, संयुक्त। और शब्द है, सो गया भी अपने आप में एक वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। और नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मृत्यु दंड, यहाँ पर ये दोनों जो सेम शब्द हैं, इस कारण ये तो गलत हो गया। मुझे दुख, दुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है। खेद कर सकते हैं इसको हम कि मैं आनस का। थोड़ी सी ठंडी बर्फ लाओ, अगर बर्फ है तो वो ठंडी होगी, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक सही आंसर है, किसी आदमी को भेज दो, ये सही है। आगे है, पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध एक तो होता है, जब ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आपने पद परिचय। तो पद परिचय अलग है और पदबंध अलग है ना। पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी निश्चित अर्थ के पद का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। मतलब पहले नंबर पे इसकी व्याख्या है वो सही है। और 99 नंबर पे हमसे पूछा, मतलब कि कहा गया है, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। ये हैं जो बहुत अच्छे से आपने याद भी किए होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ऐसे 5 टोटल। कौन कौन से होते हैं, तो एक हो गया संज्ञा, फिर हो गया सर्वनाम, फिर हो गया विशेषण, फिर हो गया क्रिया, और एक हो गया अव्यय। ये 5 आपके पदबंध के प्रकार हैं, याद होने चाहिए पक्के। नेक्स्ट है, किसी वाक्य में पदों का क्रम होता है, यानी कि पद है जो किस क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे। तो सबसे पहले कर्ता रहेगा, उसके बाद कर्म और क्रिया। तो कहाँ है ऑप्शन, कर्ता, कर्म और क्रिया, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। आगे है, नौकर के घर की दशा गंभीर है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें कहाँ अशुद्धि, कहाँ, नौकर के घर की दशा गंभीर नहीं होगी, चिंताजनक कहेंगे इसको, चिंताजनक। तो फिर चिंताजनक है, मतलब कि वो एक तरीके से उसकी क्या बतानी चाहिए थी, अब विशेषता बतानी चाहिए थी, जो गलत तरीके से बता दी, यानी विशेषण संबंधी अशुद्धि है। और नेक्स्ट 102 है, किस वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, ये पता लगाना है आपको। तो देखते हैं, अब तेरे को क्या चाहिए, तो संज्ञा नहीं हो गया, सर्वनाम की बात हो रही है। आप अनुमति देने की कृपा करें, अलग हो गया। वीर अवनी के पति ने भी वीरता दिखाई, ये अलग है, वीर नहीं हो गया। लेकिन गलत तो है सारे वाक्य, लेकिन हमें पता लगाना संज्ञा संबंधी अशुद्धि का। तो लास्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बचेगा, क्योंकि अरावली पर्वत नहीं है, पर्वतमाला है एक तरीके से। तो फिर ये संज्ञा से संबंधित हो गया, नाम आ गया किसी का। तो आगे है, पदों की अनुवृत्ति का अर्थ क्या है। तो अनुवृत्ति तो आपने पढ़ रखा हो, अगर उचित मेल है उनमें तो ठीक है, नहीं तो अनुवृत्ति नहीं रहेगी। वाक्य में पदों का सही क्रम नहीं है, वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है, इसी को क्या कहा जाता है, पदों की अनुवृत्ति कहा जाता है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। और क्या बात है, ये है जो क्वेश्चन नंबर नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में किस प्रकार का दोष है। वो 104 में जो दोष हैं वो अन्विति का ही है, अन्विति के बारे में ही पूछा गया था। और अन्विति की अभी हमने बात भी की थी कि भाई उचित मेल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। मीठा के बजाय यहाँ होना चाहिए था मीठी, और यहाँ होना चाहिए था इतनी। नेक्स्ट है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, अगर कोई पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रातः काल भी आ गया और समय भी आ गया, तो फिर वो है जो क्या हो गई, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि हो गई, बी वाले। आगे है, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
और अगर ये याद कर रखे हैं आपने तो ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और प्रश्न तो प्रकार के बहुत सारे और हैं, रचना के आधार पे हैं। जैसे रचना के आधार पर पूछ लिया तो सरल संयुक्त मिश्र हम पढ़ते हैं, 3 प्रकार हैं, बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। संकेतवाचक हो गया, विधिवाचक हैं, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञा, संदेह, विस्मयादि और निषेधवाचक। इस तरह से 8 प्रकार हम देखते हैं, वो अर्थ के आधार पे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं संयुक्त वाक्य के भी, मतलब 4 अलग अलग तरीके से संयुक्त वाक्य को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर जब गरीब जागेगा तब क्रांति होगी, श्रृंगार, हाँ श्रृंगार में ये थोड़ा लिखा हुआ ऐसे हैं, लेकिन ये इस तरह से जो लिखते हैं हम वो ही हैं, ये सही है। मतलब ये तो हो गया स और यहाँ री आ गया कुल मिलाकर, इसी कारण से थोड़ा लग रहा होगा, ये सही है। हमारे पूज्यनीय नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूजनीय। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान होगा मतलब। और ये जो सही है वो सी वाला ऑप्शन है, बाजार से एक आना, ठीक है। नेक्स्ट 111 है और 111 में हमसे पूछा गया है विकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं। यही संज्ञा सर्वनाम के बारे में, लिंग वचन इनके बारे में बात की गई है। ए वाला सही हो जाएगा 4। आगे है शीतलता शब्द में संज्ञा है, शीतलता शब्द में संज्ञा है। तो शीतलता शब्द आ गया है, मतलब वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है वह स्वतः ही जान जाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वह है यानी कि एक तरीके से ये है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा वह है। लीला ने काली को पुस्तक दी, वाक्य में क्रिया। तो एक प्रश्न बनाकर आप चेक करते हैं कि द्विकर्मक है दो एक कर्मक है, तो किसे दी पुस्तक? और तो काली को, यानी कि एक हो गया। और क्या दी? तो पुस्तक, यानी द्विकर्मक के अंतर्गत आएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। और नारायण साथ चलेगा तो सोनू भी जाएगा, वाक्य में काल है। कौन सा काल है? ये है तो हेतु, हेतु मत में आता है। इस तरह से अगर वो इसके पीछे मतलब कि उसका प्रभाव अगर है, किसी एक जाने का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, तो हेतु, हेतु मत भविष्यत काल उसको कहा जाएगा। 116 है वसुधा प्लस ए, वसुदेव संधि में इन वर्णों का, तो यहाँ पर आ है और यहाँ ए है, तो आ और ए यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 26 में कौन सा समास है? तो 6 और 20, तो और आ गया एक तरीके से बीच में, और दोनों तरफ में जो प्रधान पद है संख्या है, मतलब तो द्वंद्व, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। का जल में कौन सा उपसर्ग है? तो मूल शब्द जल है, तो का आ जाएगा, यानी कि बी है जो सही है। आगे 119 है और असत्य कथन की बात की गई है कि कौन सा है वो असत्य कथन है यहाँ पर। तो कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, ये भी सही है। और कृदंत और तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये भी ठीक है। तैराक में कर्मवाचक, कर्मवाचक नहीं है, कर्म नहीं है, वो क्रिया है। तो क्रिया है तो इसके लिए शब्द आना चाहिए था कर्तृवाचक। तो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें असत्य कथन है। 120 है कृत कृत्य का सही अर्थ किस विकल्प में है? कृत कृत्य का मतलब हो गया एक तरीके से कृत्य यानी किया हुआ, और कृत्य का मतलब काम। तो किया हुआ कार्य, यानी कि पहला जो ऑप्शन है अपना ए वाला, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 120 तक तो प्रश्न हमने देख लिए हैं। और मैथ्स के जो प्रश्न हैं वो वैसे तो सभी विद्यार्थी हैं जो क्लास में उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम अभी केवल और केवल उनके जो आंसर हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। आंसर है का मतलब केवल मैं वहाँ पर मार्क कर देता हूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं अपने पास आंसर की का। एक तरीके से आपके पास है जो इसी वीडियो में वो आंसर की भी इंक्लूड हो जाएगी। तो देख लेते हैं फटाफट से। 121 है, वो प्रश्न भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। 121 में आंसर आना चाहिए था आपका डी वाला ऑप्शन। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846, कुल मिला के इस तरह का प्रश्न है। टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सी बार अपना, तो हमें समझ होनी चाहिए कि जब इस तरह का ऑप्शन हो तो थोड़ी सावधानी रखनी है। 122 में ए सही था, 38.4% आना चाहिए था। और 123 में सही था डी, तो 5.2% आना चाहिए था यहाँ पर। 124 है, यदि 1300 रुपये का बिल 124 है, इसमें आना चाहिए था आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि 23 है 1/3%। 125वां प्रश्न है और इसमें घड़ी का अंकित मूल्य, इससे रिलेटेड प्रश्न है ये, इसमें भी डी ऑप्शन है जो सही है 15%।
126 में पूछा गया है राकेश वाले में सी ऑप्शन है जो सही है। 127 में पूछा गया है पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट दे हैं, तो यहाँ पर सही करना था आपको सी वाला 1000। नेक्स्ट है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर 128 में सही होगा आपका सी वाला ऑप्शन 35%। नेक्स्ट 129 में कोई वस्तु X रुपये में बेचने 15%, यहाँ पर 3:20 है जो सही है। 130 में दे रखा किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति क्रय मूल्य के बराबर उपस्थिति है, तो यहाँ 30 रुपये अथवा 70 रुपये, ये जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 131 में पूछा गया है किसी वस्तु को 2% पर लाभ पर बेचा गया है, तो यहाँ पर 3600 होगा क्रय मूल्य। नेक्स्ट 132 में जो एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसमें 800 सही आंसर आएगा। लाभ परसेंट अगर निकालना है तो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 16 सही 2/3, कुल मिला के सारे प्रश्न जो वो एक ही टॉपिक हैं उससे रिलेवेंट है। 133 में सही होगा ए वाला ऑप्शन 1400 सही आएगा। आगे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 30% लाभ कमाता है, 134 30% लाभ कमाता है, 85 सही 5/7%। 135 में ए सही है, 38 1 3। 136 में है आपका बी सही है, 14 सही 2/7%। नेक्स्ट आयकर की दर 15% बढ़ जाती हैं और कुल आय 5% कट जाती हैं, तो 137 में जो आपका 25% वाला ऑप्शन है वो सही है। एक दुकानदार को 11 रुपये में 39 चीकू बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 138 में आपको बी वाला ऑप्शन है जो सही करना है, 117 सही आएगा। आगे है 139 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 80 यहाँ पर क्रय मूल्य आना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 190 मतलब 190 मैं बोल रहा हूँ, ये 4 है जो थोड़ा ऐसा ही लिखा हुआ रहता है सर का। 140 दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर सही आ जाएगा आंसर 25वां, मतलब डी वाला 25%। 141 में पूछा गया है हमसे किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, तो यहाँ 12 से 1/2% आना चाहिए। 142 में भी साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 साल में 10 साल आएगा यहाँ दोगुनी करने के लिए। नेक्स्ट 143 में है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुनी होती है, तो 4 गुनी होगी 2n, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n से। 4000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, 144 और 144 में है जो सी सही है 2800। कोई धन किसी निश्चित समयावधि में 4% वार्षिक दर से 9,980 रुपये तथा 7% से 11,090 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए आपका 4 6 17, मतलब ए ऑप्शन। और 146 है, इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति कुल 60,000 रुपये अपने 2 लाड ले, क्या बात है। अब मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है 28/4। आगे हैं 147 में 9,000 रुपये का किसी सरल ब्याज की दर से 4 साल का सरल ब्याज 2,160 रुपये है, और अगर आपने जो सही से हल किया होगा तो इसका आंसर आया होगा 2,880 रुपये। 148 में 8% सरल ब्याज की दर से 25,450, तो यहाँ 1,018 आंसर आना चाहिए। 149 में पूछा गया था एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली, यदि समय 4 वर्ष, तो इसमें आना चाहिए था आपका 2500। और लास्ट वाला ऑप्शन है वो शुरू वाले ऑप्शन के जैसा ही है, 26,000 रुपये 3 भागों में इस प्रकार बांटेगी, 5% वार्षिक दर से 6,000%, ठीक है, इनमें से कोई आंसर है जो सही नहीं था। तो पेपर है जो 1 घंटे से पहले कुल मिलाकर कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर पेपर है जो थोड़ा सा सरल था, और सरल पेपर अगर था तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नंबर आए हैं उनको देख के और ये अपने आप को मतलब ये एहसास दिलाना चाहिए कि आपने जो किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी आपकी तैयारी है, अब जो अपना माइनर टेस्ट 6 होगा उसके लिए अब वापस से तैयारी में जुट जाना है। यहाँ जो भी कमी रही है उसको देखना है, उसमें सुधार करने का प्रयास करना है। सतत आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि एग्ज़ाम कभी ना कभी होना है और वहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो बेहतर होगी ऑटोमेटिक। ओके, धन्यवाद।